चलिए, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आज जो हम लोग चैप्टर कराने वाले हैं दैट इज ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल। छोटा चैप्टर है, 2 से 3 क्लास लग सकता है मैक्सिमम। एक एक करके आते हैं। बेसिकली यहाँ पर 4 कंटेंट हम लोगों को पढ़ना है: ऑडिट रिस्क, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। Who is MD? Oh, मोहम्मद शाहिद अली। नाउ एक एक करके आते हैं। फर्स्ट में आते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, आज डिटेल में बताऊंगा। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जो डिजाइंड होता है एंड इम्प्लीमेंटेड होता है एंड मेंटेन करता है। पहले कौन मेंटेन करता है? दैट इज दोस चार्ज विद गवर्नेंस, दैट इज मैनेजमेंट। ये क्या करने के लिए ये जो सिस्टम किया गया है, ये सिस्टम जो कंपनी के भीतर एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये सिस्टम का रीजन क्या है? ये सिस्टम प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, effectiveness and efficiency of operation, safeguarding of asset and compliance with applicable law and regulation। तो फिर से दोहराता हूं, इंटरनल कंट्रोल क्या है? एक सिस्टम है जो डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड, मेंटेन कौन करता है? मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, जो कोई हो सकता है। जो सिस्टम क्या करता है? प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। क्या? फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग हुआ है वो रिलायबल है। दूसरा, जो बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है वो इफेक्टिव है एंड एफिशिएंसी के साथ उसका ऑपरेशन होता है। तीसरा, एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है वो वेल प्रोटेक्टेड है, सेफगार्डिंग एसेट्स। एंड जो कंपनी के लिए एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, स्टैट्यूटरी जो कंप्लायंसेस है, वो फुलफिल हुआ है। तो चलिए एक साथ बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? दैट इज अ सिस्टम जो डिजाइन, मेंटेन एंड इंप्लीमेंट, क्या डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन, DIM कौन करता है? डीम फॉलो करता है, दैट इज दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट। जो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदार है, वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका डिजाइन करते हैं एंड उसको मेंटेन करते हैं। सर नेसेसरी वो लोग एक्सपर्ट होना चाहिए? नहीं, वो चाहे तो आउटसोर्सिंग भी कर सकता है थर्ड पार्टी से। ये सिस्टम क्यों? ये रीजनेबल एश्योरेंस देता है। क्या किस किस का क्या रीजनेबल एश्योरेंस देता है? 4। नंबर 1, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है वो रिलायबल है। दैट इज वहां पर कोई गलती नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, जो ऑल ट्रांजैक्शन आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, जो असर्शन, जो क्लेम कर रहा है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, बिजनेस ऑपरेशन इफेक्टिव होना चाहिए एंड एफिशिएंट होना चाहिए। व्हाट इज द effective and efficiency? Effective means doing right things and efficiency means doing things correctly. So that is effectiveness and efficiency of the operation. Third, safeguarding of asset, organization का जो asset है उसको कोई बाहर वाला यूज नहीं कर सकता, एम्प्लॉय यूज नहीं कर सकता। एंड फोर्थ, कंपनी के लिए बा फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो फुलफिल किया है। यस और नो। तो 4 तो क्या होता है इंटरनल कंट्रोल?
इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली इट इज अ डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय दोस चार्ज विद गवर्नेंस। ओके, ये क्या करता है? एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है। रीजनेबल एश्योरेंस किसके लिए? 4 आइटम के लिए, दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, efficiency and effectiveness of the business operation, safeguarding of the asset and compliance with applicable laws and regulation। ओके, ये आपको कहां से मिला है? ये मैंने कॉपी किया है SA 315, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो 315 में क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या आइडेंटिफाई करना? आइडेंटिफाई करना एंड असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। यहां पर ही इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन बोला गया है। तो फिर से दोहराता हूं, आइडेंटिफाइंग एज पर एस 315, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment। वहां पर बोल रहा है इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में रखना चाहिए ये प्रोसेस है। जो प्रोसेस मतलब कुछ इनपुट होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगा, कुछ आउटपुट होगा। तो ये प्रोसेस विच इज डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन, क्या क्या? जो डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन है बाय दोस चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब मैनेजमेंट लोगों ने ये डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है और मेंटेन किया है। ये सिस्टम, ये प्रोसेस क्यों एस्टैब्लिश किया गया है, डिजाइन किया गया है? टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस। क्या रीजनेबल एश्योरेंस देता है? टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, safeguarding of assets and compliance with applicable law and regulation। तो ये है इंटरनल कंट्रोल का मतलब। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, एग्जांपल देंगे तो और भी क्लियर होगा। मैंने ये आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लोगों को दे दूंगा। इलस्ट्रेट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, illustrate the internal control system to be designed and implemented for a big departmental stores relating to inventory। बड़ा जो departmental stores है उसमें inventory related क्या आप internal control, कैसे internal control establish कर सकते हैं? आप लोगों ने बिग बाजार, मेगा मार्ट में शायद गया होंगे, वहां पर जाके कुछ आइडिया आप लोग दे सकते हैं कैसे वहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा? मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे हाँ सर ये तो सभी होता था, लेकिन हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया। फर्स्ट, सेग्रीगेशन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटी, मतलब आप लोग देखिएगा जो लोग सेल्स पर्सन है वो लोग अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, बट रादर वो कैश कलेक्शन भी नहीं करते हैं। तो सेग्रीगेशन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटी, employees in the maintenance of stock will not sell the product, मतलब जो स्टॉक मेंटेन करेगा will not sell the product, वो सेल नहीं करेगा। employees in customer service will not issue the invoice and dealing with the cash collection। देखिएगा जो बंदा खड़ा होकर आपको बेच रहा है, मतलब आपके सामने बोल रहा है सर बहुत बढ़िया है आप ले लीजिए, आपको साइज फाइज परफेक्टली देख रहा है, वो कभी भी आपको फाइनल बिल नहीं करेगा। मतलब बिल करता भी है तो कैश कलेक्शन कभी भी हाथ नहीं लगाएगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूटीज, तो जो स्टॉक मेंटेन करता है सेल ऑफ प्रोडक्ट नहीं करेगा। हाँ, रोटेशन ऑफ ड्यूटी होगा, आज मैं स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं और तुम सेल कर रहे हो, कल तुम सेल करोगे, मैं रोटेशन स्टॉक मेंटेन करूंगा। नेक्स्ट, असाइन स्पेसिफिक ड्यूटीज फॉर ईच एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को अलग अलग ड्यूटी असाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं एक एम्प्लॉय को 4 ड्यूटी दे दी है तो उसमें घपला हो सकता है। रोटेशन ऑफ एम्प्लॉय जॉब असाइनमेंट इन रेगुलर इंटरवल, मतलब 15 दिन के भीतर भीतर ये जो जॉब असाइन किया गया है उसको रोट कर दो। रोटेशन करना का मतलब है 15 दिन बाद, 10 दिन बाद दूसरा कोई आ जाएगा आपका जगह में और आप चला जाएंगे उसके जगह में, दूसरे के जगह में, मतलब पोजीशन को चेंज करेंगे। इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ एम्प्लॉय जॉब असाइनमेंट।
मेंटेनेंस सिक्योरिटी टैग इन ईच आइटम, देखिएगा हर आइटम में एक सिक्योरिटी टैग लिखा रहता है जहां पर बारकोड लिखा रहता है, आप चोरी करके लेके नहीं जा सकते। मेंटेनिंग द सिक्योरिटी टैग इन ईच आइटम ऑन द स्टोर, प्लेसिंग द इन्वेंट्री टैग जस्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग द आइटम इन द स्टोर, मतलब जैसे ही कोई इन्वेंट्री आएगा रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद आप देखिएगा उसके ऊपर टैग लगना चाहिए। बिना टैग वाला कोई आइटम देखिएगा स्टोर में बेचा नहीं जाएगा। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस हो, कोई माल आपने लिया है वो सिक्योरिटी टैग नहीं है, तो आके बंदा बिलिंग के टाइम बोलेगा सर ये हम लोग बेच नहीं सकते बिकॉज इसका सिक्योरिटी टैग नहीं है। जब तक उसका सिक्योरिटी टैग बारकोड नहीं रहेगा तब तक वो माल नहीं बेच सकेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टोर्स लेजर एज सून एज पॉसिबल, स्टोर लेजर में जैसे ही इन्वेंट्री का ट्रांजैक्शन होगा कंप्यूटराइज सिस्टम में इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा। माल जैसे एंट्री होता है जैसे रिकॉर्ड होगा, माल जब बाहर डिस्पैच होगा तब भी वो रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी इन द स्टोर फॉर ओवरऑल सर्वाइलेंस, आप देखिएगा पूरा शॉप में सीसीटीवी लगा हुआ है, इसका मतलब है आप कंट्रोल रखना चाहते हैं, आपका इधर उधर ना हो माल। Periodic inventory records are to be verified physically and discrepancies to be reported immediately. वहां पर होता है 15 दिन के भीतर स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, मतलब आपका स्टोर लेजर में जो स्टॉक का वैल्यू बोल रहा है और फिजिकल वेरिफिकेशन में सेम स्टॉक होना चाहिए। अगर डिस्क्रिपेंसीज है मतलब मिसमैच कर रहा है तो आपको देखना चाहिए क्यों ये मिसमैच कर रहा है, व्हाई, अगर अनरिकॉर्डेड है तो क्यों अनरिकॉर्डेड है, अगर स्टॉक फिजिकली डैमेज है तो क्यों फिजिकली डैमेज है। Maintain the security guard at the entry and exit points of the store, मतलब एंट्री के पॉइंट में भी सिक्योरिटी गार्ड रहना चाहिए, जाने के टाइम भी सिक्योरिटी गार्ड रहना चाहिए। इसलिए आप देखिएगा आप जब माल लेके बैग लेके निकलते हैं आपका क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड आपका बिल में पिन करता है, वो पिन का करने के मतलब उसका हिसाब में वो एंटर हुआ और वो उसके हाथ में देखिएगा एक मशीन रहता है, वो क्लिक करता है, मतलब एक एक बिल नंबर वो जाता है, मतलब वो देखना चाहता है एंड ऑफ द पीरियड पूरा डे में उसने 800 लोगों को टोटल 800 बिल हुआ है और उसके हाथ से 800 लोग गया है, इसका मतलब मैटर मैच कर गया। मेंटेन द बैगेज काउंटर फॉर द कस्टमर एंटरिंग इनटू द स्टोर्स, हो ही सकता है कस्टमर के हाथ में बैगेज है तो बैगेज लेके तो डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं घुस सकता, तो बैगेज को कंट्रोल करने के लिए एकदम गेट के सामने ही बैगेज काउंटर रहता है जहां पर आप बैग डिपॉजिट करके उसका टोकन लेके आप एंट्री मारेंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम हम लोग को सबके दिमाग में आ रहा है, हाँ सर ये सब तो हम लोग देखे हैं, ये तो ऐसा नहीं है हम लोगों ने कभी नहीं देखा है, हम लोगों ने देखा है, लेकिन मजे का बात है हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया। दैट आर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये पूरा ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कभी ये आज टाइम मिले तो कभी स्पेंसर व बिग बाजार में जाके देखिएगा, पूरा चीज मेंटेन होता है, ये पूरा ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ किसका, इन्वेंटरी का, स्टोर्स का रिलेटेड इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, ये अकाउंटिंग रिलेटेड इन्वेंटरी का कंट्रोल सिस्टम नहीं है। ठीक है, बड़ा दुकान, ये देखिएगा शराब बच्चे लोगों को सिगरेट स्टैट्यूटरी कंप्लायंस से आप नहीं बेचेंगे, तो क्या करेगा, वहां पर सीसीटीवी 2 रहता है, देखेगा वहां पर एज पूछता है बिलिंग का टाइम, आप लोग खड़ा होकर सुनिएगा, एज पूछता है, मतलब वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, जब कोई बच्चे को शराब नहीं बेच सकते, सिगरेट नहीं बेच सकते, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, तो ये सब फॉलो करना पड़ता है अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉलो करते हैं तो। देखिए बेटा ये मैंने जो दिया है एग्जाम्पल, इसको रटना भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा सो दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपके लिए क्लियर हो। इन्वेंट्री के बारे में बोला है, आप लोग बुद्धि लगा के अकाउंटिंग के बारे में भी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का इंटरनल कंट्रोल भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर सेफ गार्ड ऑफ एसेट है, सब कुछ यहाँ पर है। बोलिए कोई सवाल? ये हम लोगों ने आपको कॉपी करने के लिए नहीं बोला है, ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको समझने के लिए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। Thus, internal control is the process designed, implemented and maintained by those charged with governance to provide reasonable assurance about क्या reliability of financial information, effectiveness and efficiency of operation,
compliance with applicable laws and regulation, protection that is safeguarding of assets, prevention of fraud and error. तो जिसका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल ज्यादा तगड़ा होगा, ऑडिटर का भी मन में लगेगा भाई मेरा रिस्क भी कम है मटेरियल रॉन्ग स्टेटमेंट देने का, बिकॉज ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। तो चाहे तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जो चाहे आप लिख सकते हैं। मुझे अल्टीमेटली मुझे इतना देखना है। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है? प्रोसेस है तो कुछ किसी को डिजाइन करना पड़ेगा, प्रोसेस है तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रोसेस है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो प्रोसेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय दोस चार्ट विद गवर्नेंस टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। क्या किसके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस? एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो दे नहीं सकता। अबाउट reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, compliance with applicable laws and regulation, protection of asset, prevention of fraud and error. The auditor should evaluate the design, implementation and effectiveness of internal control system by conducting compliance procedures, that is a test of control, before performing compliance procedure. Before performing substantive procedure. Substantive procedures मतलब दो प्रकार का ऑडिट का टेक्निक है, एक कंप्लायंस प्रोसीड्योर और सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर। कंप्लायंस प्रोसीड्योर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करता है, सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर में ट्रांजैक्शन को देखता है, वेरीफाई करता है, वाउच करता है, वेरिफिकेशन करता है। तो बोल रहा है सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर करने से पहले ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंप्लायंस प्रोसीड्योर चेक का यूज करके उसको कंट्रोल सिस्टम को जो डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड इफेक्टिवनेस, जो कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी एक कंपनी में एग्जिस्ट करता है उसका डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन का इफेक्टिवनेस चेक करना पड़ेगा। इवैल्यूएट द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बाय कंडक्टिंग कंप्लायंस प्रोसीड्योर बिफोर परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर। तो सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर परफॉर्म करने से पहले ऑडिटर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा। The auditor should communicate the weakness of internal control in writing. Auditor क्या करेगा? Auditor should communicate the weakness in internal control system in writing. मतलब ऑडिटर इवैल्यूएट करने के बाद उसको अगर कुछ लूप होल्स दिखा जा रहा है, ऑडिटर को लग रहा है यहाँ पर गलती है, तो इन राइटिंग मैनेजमेंट को इंटीमेट करेगा यहाँ पर आपका गलती है, which he identified during the conduct of audit. जो वो बंदा ऑडिट के टाइम आइडेंटिफाई किया है, तो वो आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज, डेफिशिएंसीज को क्या करेगा? वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा, किसको? मैनेजमेंट को। ओके, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द ऑडिटर इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल। एंड व्हाट इज द इंटरनल कंट्रोल मैंने आपको बता दिया। तो व्हाट इज द ऑडिटर फंक्शन? ऑडिटर का फंक्शन है कॉम्प्लायंस टेस्ट, मतलब वाउचिंग, वेरिफिकेशन करने से पहले कितना टाइम, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट टेक्निक यूज करने से पहले ऑडिटर क्या करेगा? इवैल्यूएट करेगा। क्या ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा? ऑडिटर क्या इवैल्यूएट करेगा? ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा व्हाट? वेदर मेरा जो डिजाइनिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इसका इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करेगा। करने के टाइम अगर कुछ वीकनेस और डेफिशिएंसी उसके सामने नजर आता है, वो डेफिशिएंसी को मैनेजमेंट को इतला करेगा, इन्फॉर्म करेगा। मैनेजमेंट के बोलबे जे एगुलो गंडगोल আছে আপনারা চেক করুন। What are the objective of internal control? Very important question. The objective of internal control system are as follows. All the transactions are executed as per management authorization.
मतलब मैनेजमेंट का जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन के बेसिस में ही जितना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन से बेसिस में ही रिकॉर्ड होगा। ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज सून एज पॉसिबल, मतलब घटना घटने के बाद तुरंत बाद उसका रिकॉर्डिंग होगा, 10 दिन बाद मत रिकॉर्ड कीजिए। इन एन एप्रोप्रिएट अकाउंट मतलब करेक्ट अकाउंट, राइट प्लेस, इन एन एप्रोप्रिएट पीरियड, राइट टाइम में, एट एन करेक्ट अमाउंट। तो क्या बोला है? करेक्ट अकाउंट, करेक्ट पीरियड, करेक्ट अमाउंट, तीन करेक्ट, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट अमाउंट, याद रहेगा। तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा एज पर मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग होगा एज सून एज पॉसिबल, दैट इज इन अ राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट अमाउंट, मतलब जो अमाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ उस अमाउंट में रिकॉर्ड होगा, जो अमाउंट एप्रोप्रिएट प्लेस में रिकॉर्ड होगा मतलब एप्रोप्रिएट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और टाइम फ्रेम में गलती नहीं होना चाहिए। अगर 2020-21 का ट्रांजैक्शन है तो 2021 में रिकॉर्ड होना चाहिए, 21-22 में नहीं। The asset of the organization are to be protected from unauthorized access, use and sale. ऑडिटर देखेगा इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखना ऑडिट इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज ऑर्गेनाइजेशन का जो एसेट्स है वो प्रोटेक्टेड है, सेफगार्डेड है। फ्रॉम किससे प्रोटेक्टेड है? अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज एंड सेल, कोई इसको बेच नहीं सकता, कोई इसको यूज नहीं कर सकता, कोई इसका एक्सेस नहीं कर सकता until and unless he is authorized properly. The periodic verification of recorded asset and physical asset as well as inventories are to be ensured by implementation of internal control system. क्या पीरियोडिक मैंने बोला था इन्वेंट्री के 15 दिन अंतर अंतर उसका क्या होता है? वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल रिकॉर्ड एंड एक्चुअल बुक रिकॉर्ड, वो दोनों के साथ टैली कराएगा, देखेगा तो फिजिकली जो बोल रहा है और एक्चुअल में जो है वो आपका टैली कर रहा है और नहीं। The periodic verification of recorded asset and physical asset as well as inventories, मतलब स्टॉक, फिजिकल एसेट, ये सब क्या करेंगे? आप वेरीफाई करेंगे। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसका रेफरेंस और एक जगह पड़ेगा आप लोगों को, मैं जब कारो पर आऊंगा तब देखिएगा। ऑडिटर का जिम्मेदारी है, ऑडिटर को लिखना पड़ेगा वेदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली फिजिकल वेरिफिकेशन, पीरियोडिक फिजिकल वेरिफिकेशन करता है ऑफ रिकॉर्डेड एसेट्स एंड फिजिकल एसेट्स। रिकॉर्डेड एसेट्स एंड फिजिकल एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट के बारे में बोल रहा है, एज वेल एज इन्वेंटरीज are to be ensured by implementation of internal control system. The effective internal control system will prevent, detect and correct the misstatement in financial statement due to fraud and error on timely basis. अगर strong internal control system रहेगा तो fraud error होने का chance minimum होगा। अगर fraud error होता भी है वो timely पकड़ में आ जाएगा और corrective measures prevention आप कर सकते हैं। तो ठीक है, दैट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बोलिए कोई डाउट है? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, द इफेक्टिवनेस, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट, ऑल ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड। अगर एग्जीक्यूटेड वर्ड प्रॉब्लम होगा तो आप लिखिएगा ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज पर मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। All transactions are recorded as soon as possible in a right place, right amount, right period. The asset of the organization to be protected from unauthorized access, use and sale. The periodic verification of recorded assets and physical assets as well as inventories are to be ensured by the implementation of internal control system. मतलब by implementing internal control system, it is to ensure that there should be a mechanism for periodic physical verification with the recorded assets and physical assets. Effective internal control system will prevent, detect and correct. Prevent करता है मतलब करने से रोकता है, अगर होता है तो खोज के निकालता है, एंड रेक्टिफाई करता है। क्या? मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर ऑन टाइमली बेसिस। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम?
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का लिमिटेशन क्या है? द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर एज फॉलोज। इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंटिटी प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस, स्टार्टिंग पॉइंट में ही बोला था, अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉट द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। वो कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे ही नहीं सकता, वो आपको एक मैकेनिज्म, सिस्टम और प्रोसेस फॉलो करता है सो दैट you can protect, you can prevent, you can record the transaction and you can ensure the reliability, but absolute assurance देना उसके लिए possible नहीं है। First limitation। दूसरा, internal control is designed based on human judgment which may be faulty or erroneous। इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मशीन डेवलप नहीं करता है, ह्यूमन जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कंट्रोल कहां कहां पर होगा। यहां पर फॉल्टी हो ही सकता है, एरोनियस हो ही सकता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिपेंड अपॉन द एक्शन टेकन बाय द रिस्पांसिबल पर्सन बेस्ड ऑन द इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट। एक्चुअली कोई सिस्टम का रिपोर्टिंग के बेसिस में अगर प्रॉपर एक्शन टेकन होता है तभी वो कंट्रोल का मतलब रहता है, लेकिन रिपोर्ट जनरेट हुआ है, यहाँ पर गलती है लेकिन एक्शन टेकन नहीं हुआ है, the effectiveness of internal control decrease करता है। However, lack of understanding of the purpose of the report reduces the effectiveness of internal control। आपने तो बहुत तगड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपने इंप्लीमेंट किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मजे का बात दूसरा है। मजे का बात दूसरा है। क्या मजे का बात है? जिसके लिए रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे मैनेजमेंट, उसको ही समझ में नहीं आता है ये रिपोर्ट से वो क्या करेगा। नेचुरली जगह टॉप मैनेजमेंट को ही समझ में नहीं आता है ये रिपोर्ट का लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाएगा। कंट्रोल कैन बी वायलेटेड बाय द कॉल्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज और ओवरराइडिंग कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। कंट्रोल्स कैन बी वायलेटेड, कैसे वायलेटेड होता है? बाय द कॉल्यूशन ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के भीतर अगर कल्यूशन है, मतलब अपने आप में दो सब मिलके अगर गेम प्लान बनाया है कैसे कंट्रोल को तोड़ेगा, तब ये कंट्रोल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और दूसरा सिचुएशन क्या होता है? ओवरराइडिंग कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पास कंट्रोल ब्रेक करने का पावर होता है। मैनेजमेंट का अगर कंट्रोल ब्रेक किया जाएगा तो इफेक्टिवनेस कंट्रोल का चला जाएगा। मान लीजिए जो हेड होता है उसके पास एक कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है रिलेटिंग टू एडमिशन, तो किसी का मान लीजिए पूरा एडमिशन एंट्री का हो गया, लास्ट सिचुएशन में आया तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल ब्रेक करके उसका एडमिशन करना पड़ेगा। लेकिन ये कंट्रोल ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। कंट्रोल ब्रेक करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को जानना पड़ेगा कैसे कंट्रोल ब्रेक होता है, तो ये कंट्रोल ब्रेक करके वो काम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन वो चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये कंट्रोल ब्रेक होगा तो इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल वायलेटेड होगा। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। तो डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल डिपेंड किसके ऊपर? जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। पहले ही बोला था। द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग फ्यूअर एम्प्लॉय सेग्रीगेशन ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल। आप लोगों के घर में जो छोटा मोटा दुकान है उसमें क्या बिग बाजार जैसा सीसीटीवी, डिफरेंट एम्प्लॉय डिफरेंट काम ऐसा होगा? सर एक ही बंदा सब काम करता है, स्टॉक टेकिंग भी करता है, सेल भी करता है, कैश भी कलेक्शन करता है। मतलब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा सेग्रीगेशन ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल बाय द ओनर्स एंड मैनेजर। ऑब्वियसली वो खुद बिजनेस का कंट्रोल करता है तो वो ओवरराइड करेगा, मतलब कंट्रोल को ब्रेक करेगा, द कंट्रोल बाय द ओनर्स एंड द मैनेजर। So they are the limitation of internal control. By the way, आप लोगों का सिलेबस में लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल नहीं है, लेकिन मुझे क्यों लगता है इंटरनल कंट्रोल का अगर क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सवाल आ सकता है। दैट्स व्हाई मैंने करा दिया है। बोलिए, कोई डाउट यहां तक? सर। हाँ बोलो सर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी सर एक बार और बता दिया सर। एफिशिएंसी मतलब डूइंग द थिंग्स करेक्टली।
कोई काम अच्छी तरीके से करो, दैट इज एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग द करेक्ट राइट थिंग्स, मतलब अच्छा काम करो। एक है काम, जो काम है वो स्टूडेंट का भलाई के लिए हो, दैट इज इफेक्टिव। दूसरा काम है जो काम कर रहे हो स्टूडेंट के भलाई के लिए, वो काम करेक्टली करो, मतलब उसका प्रॉब्लम क्रिएट बिना करे उसको लिए करो, सो दैट इज एफिशिएंसी। ये जो हम लोगों ने सिस्टम डेवलप किया है, ये जो आपके पास पूरा पीडीएफ चला जाता है, एवरीथिंग एकदम हाथ में लिखा हुआ, ये क्या है आपके लिए समझने में इजी रहता है, दैट इज एफिशिएंटली। मतलब मैं बुक का नॉलेज अगर देता तो आप लोग पागल हो जाते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं। ये मेरा लिखा हुआ है रात का, तो इसलिए आपको पढ़ने में इजी रहता है। मैं छुट्टी के टाइम ही ये पूरा लिख के रखा था, तो ये मेरा क्लास कराने में इजी है। अदरवाइज ये मुझे लिखना पड़ता पूरा लाइन टू लाइन, तो टाइम थोड़ा ज्यादा जाता। तो ये क्या बोला, इसको हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी, मतलब कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवरेज हो रहा है। समझ में आया? यस सर। कोई सवाल यहां तक? ऑडिटर का फर्स्ट काम होगा रिस्क असेसमेंट करना, और रिस्क असेसमेंट के करने के लिए वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया है उसको अच्छी तरह से देखेगा, और इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। याद रखना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस में ही टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन डिपेंड करता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का रिजल्ट अगर बहुत अच्छा आता है, उसको अगर इवेल्युएट करने के बाद उसको लग रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, तो वो थोड़ा कम ट्रांजैक्शन चेक कर सकता है ना, अदरवाइज उसको बहुत सारा ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ेगा। उसके लिए ऑडिट का टाइम भी ज्यादा लगेगा, ऑडिट का खर्चा भी ज्यादा होगा। तो लिमिटेशन फिर से दोहराता हूं, लिमिटेशन में क्या है, एक सर यहाँ पर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट नहीं। दूसरा, ये इंटरनल कंट्रोल डिजाइन होता है ह्यूमन जजमेंट के ऊपर। तीसरा, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंट्रोल। चौथा, कंट्रोल कैन बी वायलेटेड बाय द overriding controls by the management, violated by the collusions of employees। एम्प्लॉय अगर एक साथ जुट के वायलेट करना चाहे तो वायलेट हो सकता है। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, पहले ही बताया। द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर फ्यूअर एम्प्लॉय है, segregation of work is not practicable, there is a high possibility of overriding the control by the owner বা मैनेजर, छोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट एरिया, मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क। यहां का इंटरनल कंट्रोल था, इसके बाद ऑडिट रिस्क। बार बार सवाल आप लोगों ने उठाया है, ऑडिट रिस्क क्या है, आज मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क, रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी, यू आर नॉट श्योर। रिस्क मतलब ऑडिट अनसर्टेनिटीज, दैट ऑडिटर में गिव इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। अगर करेक्ट ओपिनियन देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Inappropriate opinion about the true and fair view of the financial statement when the financial statement are materially misstatement due to fraud and error। ये रिस्क क्या है, आपने inappropriate opinion दे दिया, that true and fair view reflect कर रहा है financial statement, whereas आपका financial statement are materially misstated। सिर्फ misstated होने से प्रॉब्लम नहीं होता, materially misstated due to fraud and error। It is the risk. It is the risk that auditor, it is the risk that risk that the auditor fails to give an appropriate audit opinion after the audit, conducting the audit। ये रिस्क क्या है, ऑडिटर का फेलियर, ऑडिटर फेल्स टू गिव
क्या देने के लिए? अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। जो ओपिनियन होना चाहिए वो ऑडिटर नहीं दे सका, ऑडिटर फेल्ड हुआ, मतलब वो काम नहीं कर सका बिकॉज आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर मटेरियल मिसस्टेटेड था, लेकिन ऑडिटर वो गौर नहीं किया। ऑडिटर ने बोल दिया है एकदम परफेक्ट है, ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट इज कंडक्ट ऑफ ऑडिट करने के बाद भी ऑडिटर जो ओपिनियन, प्रॉपर ओपिनियन देने में नाकामयाब रहा। Audit risk is the function of the material misstatement and the detection risk. Audit risk depends, मतलब function of किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो आइटम के ऊपर। एक मेटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मेटेरियली मिसस्टेटेड है, एंड दूसरा डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क मतलब ऑडिट प्रोसीड्योर अप्लाई करने के बाद भी आपने डिटेक्ट, आपने आइडेंटिफाई नहीं कर सका कहां पर फ्रॉड एंड एरर है। सो दो कारण के लिए ऑडिट रिस्क डिपेंड करता है। एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब आपका स्टेटमेंट में ही गलती है और जो मटेरियल है, और दूसरा आपने ऑडिट प्रोसीड्योर क्या किया? डिटेक्ट नहीं कर सके, दैट इज डिटेक्शन रिस्क एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये दो कारण ऑडिट रिस्क का कारण है। अगेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट is a function of inherent risk and control risk. और material misstatement क्या है? It is a function of depends upon the two kind of risk. One is inherent risk and दूसरा is control risk. मैं आपको बताऊंगा what is inherent risk, what is a control risk. Inherent risk and control risk. There are the three components from which such audit risk can emerge. यहां पर तीन कंपोनेंट है फ्रॉम विच सच ऑडिट रिस्क एमर्ज, मतलब उभर के आ सकता है, ओरिजिनेट कर सकता है। इन मैथमेटिकल टर्म्स ऑडिट रिस्क इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क, और ऑडिट रिस्क इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू द डिटेक्शन रिस्क। बिकॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट का दो पार्ट होता है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क, ये सब कुछ मिला के आता है ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क का दो पार्ट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल में, दैट इज इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। ये आप लोग जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ये दोनों ही क्या है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल में है। और दूसरा है एट द लेवल ऑफ ऑडिटर, दैट इज डिटेक्शन रेट। ऑडिटर ऑडिट परफॉर्म, ऑडिट का जो टेक्निक परफॉर्म किया वहां पर वो फ्रॉड और एरर आइडेंटिफाई नहीं कर सका, दैट इज ऑडिटर लेवल में डिटेक्शन रिस्क। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल में जिसका जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल करना, जिसका जिम्मेदारी है प्रॉपर फाइनेंशियल रिलायबल एंड रेलिवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना, वो लोग लेवल में क्या रिस्क है? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया है, पढ़ो। Fun Limited is a toy manufacturing company purchased and installed a second-hand machinery for rupees 10 lakhs during the financial year 2020-21. The accountant wrongly debited the amount rupees 10 lakhs in the repair and maintenance account instead of debiting machinery account and prepare financial statement accordingly instead of एंड अच्छा उसने क्या किया? डेबिट किया है 10 लाख इन द रिपेयर एंड मशीनरी अकाउंट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग मशीनरी अकाउंट एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मतलब उसने क्या किया? 10 लाख रुपए का सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी किया, परचेस किया, लेकिन वो उसने उसको रिपेयर एंड मशीनरी अकाउंट में डाल दिया है विदाउट कैपिटलाइज द अमाउंट एंड विदाउट चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। While conducting the audit of accounts, auditor failed to identify the error and did not report anything regarding the machinery transaction. Auditor ने क्या किया? Auditor failure हुआ। Auditor ये जो गलती हुआ है वो डिटेक्ट नहीं कर सका एंड उसके ऊपर कोई रिपोर्ट भी नहीं किया। Therefore, the opinion given by the auditor would be inappropriate, resulting in
audit risk assuming the such misstatement is material misstatement. तो ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया है तो मैं मान के चलता हूं इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन है, एज्यूम करके ये जो 10 लाख रुपए का जो गलती हुआ है वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, मतलब आपने एसेट को 10 लाख रुपया कम रिकॉर्ड किया है, दैट इज योर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल का मतलब होता है जो आपका डिसीजन को इफेक्ट करता है, दैट इज मटेरियल। तो एक मैंने एग्जांपल दिया है। अब आते हैं व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का रिस्क इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द असर्शन। ससेप्टिबिलिटी मींस लाइकली, so risk is the susceptibility of an assertion, the claim about the class of transaction, account balance and disclosure to be misstated. That is inherent risk क्या है? That is the nature of the class of transaction, account balance and disclosure. आप जो disclose करते हैं, जो class of transaction, account balance जो way में disclose करते हैं, they are misstated. That is the basic nature of the transaction, that the claim may be claim about the transaction, account balance and disclosure to be misstated. Such misstatement could be material either individually or individual में भी material हो सकता है जो मैंने example दिया है, और may individually or when aggregated with other misstatement assuming there is no internal control. इसका मतलब है हो सकता है ट्रांजैक्शन मेटेरियली मिसस्टेटेड हो इंडिविजुअल लेवल में, हो सकता है वो इंडिविजुअल लेवल में नहीं, लेकिन अगर सब मिसस्टेटमेंट एक साथ ऐड करते हैं वो मेटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा। आपको याद है मैंने बैंक इंटरेस्ट का एक एग्जांपल दिया था, पैसा को इग्नोर करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो सब ठीक ही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पूरा इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तब सर करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है। दैट इज वो क्या हो गया, इंडिविजुअल लेवल में मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं है, जब एग्रीगेटेड है मटेरियल मिसस्टेटेड है। तो हो सकता है वो इंडिविजुअल लेवल में मिसस्टेटेड मटेरियली और इंडिविजुअल लेवल में मिसस्टेटेड, लेकिन जब एग्रीगेटेड होगा तब वो मिसस्टेटेड होगा। तो ये इनहेरेंट रिस्क क्यों बोला जाता है? मैं मान के चलूंगा ट्रांजैक्शन का कुछ ट्रांजैक्शन का बेसिक नेचर होता है, दैट इज उसका बैलेंस, उसका डिस्क्लोजर में क्या होगा, वो मिसस्टेटेड होगा। आई रिपीट, कुछ ट्रांजैक्शन का इनहेरेंट रिस्क होता है, क्या वो मिसस्टेटेड होगा अगर देयर इज नो कंट्रोल। अगर कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, देयर में बी अ चांस दैट the class of transaction, account balance and disclosure may be materially misstated at individual level or materially misstated when they are aggregated, मतलब individually they are not misstated, individually गलती जो गलती है वो सिग्निफिकेंट गलती नहीं है, लेकिन सब गलती अगर एक साथ करते हैं छोटा छोटा गलती तो वहां पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। In a financial audit, inherent is the most likely to occur when transactions are complex or it require a high degree of professional judgment of the accountant. Audit का situation में, financial audit में ये inherent risk high probability है, inherent risk होगा कौन सा situation में? When transactions are complex or it is require high degree of professional judgment. मतलब कुछ transaction बहुत बड़ा क्या repair expenditure किया, उसको पता ही नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको लगा भाई बहुत लाख रुपया खर्चा किया उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दो, मतलब ये एंट्री गलत हो गया, बिकॉज ये एंट्री देने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा। भाई बिल्डिंग पेंट करने से मेरा बिल्डिंग का प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ता, सो इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। तो कभी भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन ये नॉलेज के लिए थोड़ा अकाउंट्स का नॉलेज हाई लेवल में जाना चाहिए। So it is most likely to occur when the transactions are complex or it requires high degree of professional judgment of the accountants. Okay, so that is the inherent risk. फिर से रिपीट करता हूँ, so that is the concept of inherent risk. Inherent risk का मतलब है that a risk is the inherent risk is the susceptibility
ऑफ एन असर्शन। ससेप्टेबिलिटी का मतलब मैंने देखो बगल में लिख दिया है, the fact of being likely to be misstated or wrongly stated or tendency of wrong statement, that is a susceptibility. Likely but not sure, there is a probability that वो गलती करेगा ही, that is the inherent risk, that is a susceptibility of the assertion, that is a tendency of wrong statement, the tendency of the assertion about the class of transaction, account balance and disclosure to be misstated. आप susceptibility में ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? That is the tendency of the assertion about the class of transaction, account balance and disclosure to be misstated. तो inherent risk क्या है? That is the tendency of the claim about what? Claim about the transaction, about the accounts balance, about the disclosure to be misstated. So it is a likelihood, being likely or tendency. किसका tendency? That आपने जो accounts का balance claim किया है, जो transaction का record किया है, जिसका जो disclosure है, they are maybe misstated. ये सच misstatement individual level में भी material हो सकता है और इंडिविजुअल में भी नॉट मटेरियल मिसस्टेटेड, बट जब एग्रीगेटेड होता है विथ अदर मिसस्टेटमेंट तब वो मटेरियल बन जाता है। एज्यूमिंग देयर इज नो इंटरनल कंट्रोल, मैं मान के चलूंगा देयर इज नो इंटरनल कंट्रोल, देन ये रिस्क बन सकता है। इन अ फाइनेंशियल ऑडिट इनहेरेंट रिस्क इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर, ये कौन सा ट्रांजैक्शन में होता है? जो ट्रांजैक्शन कॉल रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स, रिक्वायर मोर प्रोफेशनल जजमेंट, तो वहां पर ये मैटर और ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरेंट रिस्क। व्हाट इज द मटेरियल मिसस्टेटमेंट? Material misstatement refers to the difference between the amount, classification and presentation of the item reported in the financial statement and the amount, classification and disclosure of the item to be reported in the financial statement as per applicable reporting framework. Material misstatement का मतलब मैंने क्या लिखा है देखो, material misstatement refer to the difference between the amount, classification and presentation, मतलब disclosure, amount, classification and disclosure of the items reported in the financial item reported in the financial statement and the amount, classification and disclosure of the item to be reported जो होना चाहिए था in the financial statement, इसको ही बोलता है that is material misstatement। rather इसको material मत लिखो, misstatement लिखो। misstatement, that is so misstatement refers to the difference between the amount, classification and presentation of item reported in the financial statement and the amount, classification and disclosure of item to be reported, so that is called misstatement। okay, that is about the control risk, right? Inherent risk, इनहेरेंट रिस्क मान के चलेगा ट्रांजैक्शन में कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, देन जो टेंडेंसी ऑफ द ट्रांजैक्शन टू बी रॉन्गली रिपोर्टेड, मिसस्टेटेड, तो ये टेंडेंसी बा ये रिस्क को बोला जाता है, जो हो सकता है टेंडेंसी, एक्चुअल में होता तो एरर ही हो चुका है, रिस्क बोल रहा है मतलब देयर इज मे बी अ पॉसिबिलिटी, there is a possibility that a tendency, that is a possibility that a class of transaction, account balance and disclosure to be misstated if there is no internal control। अगर नो इंटरनल कंट्रोल रहता है तो ट्रांजैक्शन में जो पॉसिबिलिटी है रॉन्गली स्टेटेड उसको ही इनहेरेंट रिस्क बोला जाएगा। ओके, तो यहां तक मेरा फर्स्ट क्लास का, आज का फर्स्ट क्लास का मैटर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आई थिंक सोमनाथ सर आप लोगों का 11 बजे किसका क्लास है? 11 बजे किसका क्लास है? एसबी सर का। एसबी सर का ऑडिट है। 100% होगा, नो ऑप्शन।
तो 12 बजे के बाद मैं क्लास लूंगा, एक ही क्लास लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके, और उसी टाइम में अटेंडेंस दे दूंगा जॉइंटली। ओके सर। ठीक है, थोड़ा कुछ दिन मेरे लिए थोड़ा सफर कर लीजिए, इसके बाद 1 घंटा क्लास नहीं होगा, मेरा क्लास नहीं होगा। डन? डन सर। ओके बेटा, चलिए मैं आप लोगों को टाइम में दे दूंगा। सेम लिंक में ही क्लास होगा, नो प्रॉब्लम। Am I audible to all of you? यस सर। বিষ্ণুপ্রিয়া শুনতে পেরেছো? আছো কিনা জানি না তো। अलकामा, इमरान, आपका समझ में आ गया मैंने क्या बोला बेटा? विकास जसवारा, नौरिस खातून, निखत परवीन, समझ में आया? पंकज, मैंने तो कल ही डिस्कस कर लिया था। अमन, आप लोग 12 बजे क्लास करेंगे, उसके बाद मैं 2 अटेंडेंस दे दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, चलो। स्टॉप, लीव द क्लास, लीव द क्लास। हेलो पंकज।